स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत प्रसिद्ध उपदेश है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए मत रुको। नमस्कार, मैं कौस्तुभ बोमर, प्रेसिडेंट स्टेम इन्फेंट्री लाइफ फाउंडेशन। आज आपसे एक रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे एक टीचर के मन में जब कोई बदलाव की इच्छा आती है तो उसे वो कैसे सार्थक कर सकता है। कहीं ना कहीं मेरे इंस्पिरेशन के सोर्स रहे डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। इन दो लोगों को मैं एक विशेष स्थान अपने जीवन में देता हूं, क्योंकि उन्होंने बताया कि केवल एक अध्यापक का जीवन अध्यापन कार्य करना ही नहीं है। जब उसको लगे कि इस समय समाज में एक बदलाव लेके आना है तो बदलाव लाना चाहिए। इसी कारण प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ में बंगाल फार्मास्यूटिकल नाम की एक इंडस्ट्री की स्थापना की, जो आज भी बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रही है, जबकि इसके उसके सैकड़ों साल बीत चुके हैं। इसी प्रकार डॉक्टर सी.वी. रमन को केवल नोबेल ही नहीं मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के डायरेक्टर के रूप में उसको लीड करो। और हम सब जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की आज पूरी दुनिया में क्या वैल्यू है, वो टॉप इंस्टीट्यूशंस में आता है। स्वामी विवेकानंद जी को मैं याद करता हूँ, कैसे उन्होंने एक यात्रा के दौरान जमशेदजी टाटा को इस बात के लिए प्रेरित करा कि भारत में मशीनरी का निर्माण भी होना चाहिए, वहां पर उस मशीनरी से काम भी होना चाहिए, और उसके लिए हमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को लेके आना होगा। ऐसे लोगों के बारे में जब पढ़ते हैं तो अपने मन में भी कुछ करने की इच्छा जाग उठती है। इसीलिए मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे पर्सनल लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आज मुझे लगता है जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और किया है। स्टेम एजुकेशन और क्रिएटिव लर्निंग में मेरा एक अच्छा हिस्ट्री है। अगर मैं उसको ठीक से याद करता हूँ तो 2018 में ऑर्गेनाइज वे पे मैंने स्टेम एजुकेशन के प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट अटल टिंकरिंग लैब रहा, उस प्रोजेक्ट के साथ में चल के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि एक ओपन प्लेटफॉर्म हमेशा स्कूल के स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को एक रंग, एक रूप, एक स्थान दे सकें। इन सबको ध्यान में रखते हुए कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई 2020 में, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, उनके पास आज टाइम भी है, वो कुछ करना भी चाहते हैं, बट अगर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो शायद वो इनोवेटिव आइडियाज़ को समाज के सामने ला सकते हैं, और वो इनोवेटिव आइडियाज समाज में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। इसलिए मैंने एक टिंकर इंडिया कैंपेन को स्टार्ट किया। इस टिंकर इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य था कि देश भर के इनोवेटर्स को मैं ढूंढूं, उनकी इनोवेटिव आइडियाज को मेंटरशिप दूं, उनके इनोवेटिव आइडियाज को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाऊं। यदि उनका एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिसके जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ सकता है, उसके लिए पेटेंट, कॉपीराइट के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ करूँ। और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स या प्रोटोटाइप्स मेरे पास आए जिन्हें प्रोडक्ट्स बनाया जा सकता है, जिसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स की ज़रूरत थी, और उन इंक्यूबेशन सेंटर को तक उस मॉडल को पहुंचाने के लिए भी मैं मीडिएटर का काम कर सकूं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मोर देन 20 इनोवेटर्स मैंने उस टाइम पे ढूंढे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे इनोवेटर्स इकट्ठा हों, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें। उस प्लेटफॉर्म पे बेसिक कुछ नीड्स हों, बेसिक सुविधाएं हों, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को, प्रोटोटाइप्स को, प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए विज्ञान भारती के साथ मिलकर हम लोगों ने एक टिंकर इंडिया लैब को इस्टेब्लिश किया। इस टिंकर इंडिया लैब का मुख्य उद्देश्य यही था कि इनोवेटर्स को हम ढूंढें, स्कूल में जाकर वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस, स्टेम शोज ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि बच्चों को केवल पढ़ाई के साथ में एक एक्टिविटी के रूप में कहीं ना कहीं स्किल होने का मौका मिले। मोर देन 40 स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोगों ने ये वर्कशॉप करी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों ने स्टेम शोज करें। और साथ में टिंकर इंडिया लैब में चूंकि मैंने बेसिक नीड्स के तौर पे जो टूल्स चाहिए होते हैं, जो 3D प्रिंटर चाहिए, सेंसर चाहिए, उन सब का अरेंजमेंट भी लोगों से बात करके स्पॉन्सर करा के इकट्ठा करा, जिससे कि बहुत सारे इनोवेटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। टाइम टू टाइम जब मैं ऐसे आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि इतना भी शायद सफिशिएंट नहीं है, हमें भी कुछ किसी ब्रांड के बारे में सोचना होगा।
तो वो काम जो हम विज्ञान भारती जैसे एनजीओ के साथ मिलके कर रहे थे, जिसकी अपनी लिमिटेशंस थी, जहाँ पर हम किसी से कोई पैसा नहीं ले सकते थे, जहाँ पर हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करना होता था, प्रोग्राम को स्पॉन्सर कराना पड़ता था, इसलिए लोगों को समझाना भी पड़ता था। ऐसे समय में रोटरी क्लब ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, ऐसे समय में स्टम लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया। बट अब इसको एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम बनाने का टाइम आ गया है। इसलिए 3 फरवरी 2025 को हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर सेक्शन 8 एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम है स्टेम इन्फिनिटी लैब फाउंडेशन। स्टेम इन्फिनिटी लैब फाउंडेशन का जो मुख्य जिसे कह सकते हैं बिंदु है, या जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है कैसे स्टेम एजुकेशन को स्टूडेंट के करिकुलम के साथ मिलाकर प्रमोट और पॉपुलराइज किया जाए। केवल स्टूडेंट ही नहीं, कैसे टीचर्स को भी ट्रेंड किया जाए। दैट इज वाई स्टेम इन्फिनिटी लैब फाउंडेशन, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, जिनमें से मैं मुख्यतः आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हमारा पहले ही मैंने बताया कि हमारा पर्पस है वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू बच्चों को स्कूल के में जो वो किताबों में पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही उसमें से ही कुछ समय लेके उन बच्चों को स्किल्ड भी किया जा सके। इसलिए हम लोगों ने अपना स्टेम इन्फेंटिला फाउंडेशन ने अपना खुद का एक स्टेम रोबोटिक्स का करिकुलम डिज़ाइन करा, जिसमें साल भर में 50 to 100 क्लासेस में हम पूरा का पूरा कोर्स कराते हैं, जिसमें कि एक बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें से जाके सीखता है बच्चा, वो हम उनको स्कूल एज में ही सिखा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने फोर्थ फिफ्थ क्लास के लिए कुछ अलग करिकुलम बनाया, फिर हम लोगों ने 6 to 8 के लिए अलग बनाया, 9 to 12 के लिए अलग बनाया। तो स्टेम रोबोटिक्स पर वर्कशॉप ट्रेनिंग सेशंस केवल ना स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि टीचर्स के लिए। साथ में आज के समय में कोडिंग है, स्क्रैच है, ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, ये भी बच्चों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, कौन सा पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से एक मोबाइल को रिपेयर किया जा सकता है, किस तरीके से एक लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको रिप्लेस करके हम बहुत सारे रुपए भी बचा सकते हैं। ऐसे स्किल कोर्सेज भी हम लोगों ने अपने करिकुलम में डाले, और जगह जगह वर्कशॉप ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से ये एजुकेशन का प्रचार प्रसार शुरू करा। मोर देन 50 वर्कशॉप ट्रेनिंग सेशंस पैन इंडिया हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्टीम शो, जिसे हम लोग पहले करते थे और अब उसका नाम बदलकर स्टेम इन्फिनिटी शो कर दिया है। ये स्टेम इन्फिनिटी में हम लोग प्योर साइंस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट से एक हाई लेवल के इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिखाते हैं, जिससे वो मेस्मराइज हो जाते हैं, जिनका बेसिक वही सिंपल से रूल है जो उन्होंने साइंस में कभी पढ़े हैं। लेकिन क्या उनको इंजीनियरिंग के बाद ऐसे लेवल पर भी ले जा सकता है क्या? कैसे हम 20 to 50 वोल्ट को जो है 2000 या 2500 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं, एम्पलीफाई किया जा सकता है, एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब बच्चों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने देश भर के केवल स्कूल कॉलेजों में ही नहीं, केवल यूनिवर्सिटी में नहीं, टॉप आईआईटीज एनआईटीज में भी अपने शोज परफॉर्म किए। कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि स्कूल में एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा स्थान होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे अपने इनोवेटिव आइडियाज को दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ काम कर सके। दैट इज वाई हम लोगों ने बहुत लो मार्जिन पे स्टेम रोबोटिक्स लैब सेटअप का काम भी स्टार्ट किया, जो कि जस्ट 1 लाख रुपए में भी स्टेम रोबोटिक्स लैब को अब हम सेटअप कर सकते हैं। इतनी रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जहां पर लाखों रुपए कंपनियां चार्ज करती हैं, उसको हम मात्र 1 लाख रुपए में भी कर सकते हैं। दैट इज वाई 1 लाख रुपए में हम लोगों ने लैब सेटअप का काम स्टार्ट करा। मुझे ऐसा लगा कि जब कोई टीचर क्लास में जाता है, एक बुक से खोल के कोई टॉपिक पढ़ाता है, क्यों ना उस बुक की जगह उसके पास एक टॉय हो, या उसके पास कुछ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट हो सिंपल सा, जिससे उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बताए। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम कुछ हैंड्स ऑन के जरिए किसी टॉपिक को बच्चे को पढ़ाते हैं, वो हमेशा के लिए उसके अंदर बच जाता है, और कहीं ना कहीं इस उस रिसर्च प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है, जो अपने देश में देखा जाता है कि बहुत कम पाई जाती है। और अगर हैंड्स ऑन के साथ में जब बच्चा पढ़ाई करता है, तो रिसर्च में उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत सारी किट्स बनाना शुरू करा, बच्चों को ऐसे ट्रेंड करने के लिए डीआईवाई ऐसी किट्स का भी निर्माण हम लोगों ने शुरू करा। और जो सबसे हमारा यूनिक वर्क था, कैसे भारत में बनने वाले ट्रेडिशनल टॉयज को
स्टेम और रोबोटिक्स के माध्यम से, एआई के माध्यम से हम कुछ नया रूप दे सकते हैं। वी ऑल नो दैट एक भारत में बहुत समृद्ध इतिहास है अपने ट्रेडिशनल टॉयज का, बट कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री खत्म होने की कगार पे है। वाई? बिकॉज वी ऑल नो दैट बाहर के देशों से इतना ज़्यादा हमारे पास इंपोर्ट होके टॉयज आते हैं, और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें यूज किया जाता है, इतना ज़्यादा चमक दमक है कि बच्चों को वो लकड़ी के, लोहे के, वो नॉलेजेबल बोर्ड गेम्स पसंद ही नहीं आते। बट क्या हो, जब हम उनको स्टेम, एआई, कोडिंग के साथ अगर फ्यूजन मिला दें, तो वही पुरानी चीज नए के रूप में आ जाती है। इसलिए हम लोगों ने हमारी R&D विंग में ये भी रखा है कि कैसे ट्रेडिशनल टॉयज को स्टेम ट्रेडिशनल टॉय में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये काम भी हमारा टीम करती है। इसके अलावा बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो शायद आज की लाइफ स्टाइल में ज़रूरत है, उस तरह के प्रोडक्ट्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। स्टेम, रोबोटिक एग्जिबिट, साइंस एग्जिबिट, स्किल लैब डेवलपमेंट, ये सब भी हमारे लिए कॉमन है। इवन हम यहाँ तक एक कह सकते हैं कि मेथडोलॉजी लाए हैं कि अगर आपके पास स्टेम रोबोटिक्स लैब नहीं है, तब भी आपके यहाँ साल भर हम एक वर्चुअल स्टेम रोबोटिक्स लैब बना सकते हैं, या टेम्परेरी स्टेम रोबोटिक्स लैब बना सकते हैं, जहाँ पर आपके सेलेक्टेड 25-50 बच्चे अपना काम कर सकते हैं। यहाँ तक भी हम लोगों ने अपने जो करिकुलम है या अपना जो फ्रेमवर्क है उसमें डिजाइनिंग करी है। सो स्टेम इन्फिनिटी लैब फाउंडेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है कैसे बच्चों को एजुकेशन के साथ में स्किल किया जाए, जो कि NEP 2020 भी कहती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाहती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ स्किल हो। इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा है कि कहीं पर भी बच्चों को वो नॉलेज में कोई कमी ना रह जाए, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के अपने अलग अलग कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं। वो जेई हो, वो नीट का हो सकता है, वो यूपीएससी हो सकता है। हमारा पार्ट हमेशा साल भर में केवल 50 से 100 घंटे का ही है, जो कि हम कंपेरेटिवली देखेंगे तो बहुत कम है उनके पूरे करिकुलम के हिसाब से। जिसमें लेकिन वो बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अंदर भी एक कहीं न कहीं आगे चल के स्टार्टअप करने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का एक जज़्बा आता है। वी ऑल नो दैट भारत में बेरोज़गारी का जो रेशियो है बहुत बड़ा है। कारण क्या है? कारण ये है कि आज भी IIT से बीटेक करने वाले 90% स्टूडेंट एक जॉब लेना पसंद करते हैं। बट अगर कल्पना करिए कि जॉब लेने वालों की संख्या 50% हो जाए, और जॉब देने वाले यानी कि स्टार्टअप से रजिस्टर्ड करने वालों की संख्या 50% हो जाए, तो अपने देश में जो बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं इस एजुकेशन, इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत कम हो जाएगी। हमारा जो बहुत सारे कामों में एक बहुत यूनिक वर्क है, जिसमें हम BSc और MSc के बच्चों को ट्रेंड करते हैं। वी ऑल नो दैट कि BSc MSc कौन करता है? ज़्यादातर आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे करते हैं। कई बार BSc MSc स्टार्ट करते हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है। और करंट की डेट में देखें कि जो एडमिशन्स हुआ करते थे BSc MSc के, उनका जो आज केवल परसेंटेज देखें तो केवल 25% रह गया है। यानी कॉलेजों में 75% सीटें खाली पड़े हैं, स्टूडेंट नहीं। क्यों? क्योंकि सब प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं, BCA की तरफ भाग रहे हैं, बीटेक की तरफ भाग रहे हैं। उनके पास उनको मालूम है कि BSc MSc करके उनको जॉब नहीं मिलेगी, उनको फिर संघर्ष करना पड़ेगा, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा, और पता नहीं गवर्नमेंट में कब वैकेंसी निकलेगी, कब काम होगा। दैट लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नुकसान देश का होता है। प्योर साइंस भी बहुत जरूरी है। जब प्योर साइंस में बच्चा पढ़ता है तो वो प्योर रिसर्च भी कर पाता है, और प्योर रिसर्च कहीं ना कहीं अप्लाइड साइंसेस को लीड करती है। इसलिए हमने उन BSc MSc के बच्चों को, जो कि जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जब BSc MSc करते हैं तो हम उनको स्किल करते हैं, अपने यहाँ इंटर्नशिप प्रोग्राम देते हैं। 3 मंथ टू लेके 1 ईयर का स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। उनसे कोई हम कह सकते हैं कि कोई भी फीस या कोई भी पंजीकरण शुल्क हम नहीं लेते हैं। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ बुलाते हैं, वो हमारे इंटर्नशिप करते हैं, हम ट्रेंड करते हैं, और इसके बाद पूरी कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब भी दिलाई जा सके, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकें, और एक अपने जो जेब खर्च होते हैं, या अपने कुछ तैयारियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो कुछ खर्चा उनको चाहिए होता है, वो भी निकाल सके।
ऐसे बीएससी एमएससी के बच्चों को, इवन बीसीए एमसीए जो कि केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेस है, बट उनको भी हम हैंड्स ऑन करा सकते हैं, उनको भी हम इंटर्नशिप दे रहे हैं। इवन बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट है जहाँ पर बीटेक की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है, हम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी यहाँ पर इंटर्नशिप देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इंटर्नशिप लेते हैं, और ऑलरेडी मोर देन 15,000 अटल टिंकरिंग लैब आपको मालूम है अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में चल रही है, 50,000 आने वाली है। एनईपी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपोजिट स्किल लैब हर जगह डेवलप होनी है, सिस्टम रोबोटिक्स लैब डेवलप हो रही, ट्रेनर चाहिए होंगे, और ट्रेनर कोई भी ट्रेनर पर एक फुल फ्लैश सैलरी खर्चा नहीं करना चाहता है स्कूल, बट उनको जब पार्ट टाइम एक डिसेंट कॉस्ट पे अगर कोई ट्रेनर मिलता है तो वो ले लेते हैं। इसलिए हम ऐसे बच्चों को अपने इंटर्नशिप दे के उनके जॉब की चिंता भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों के साथ स्टेम इन्फिनिटी लैब फाउंडेशन हमारा काम कर रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए STEMinfinity.in कभी भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए STEM इन्फिनिटी लैब फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप टीचर हैं, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, और आप एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप आइए, हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को सेलेक्ट करिए, फाउंडेशन के मेंबर बनिए, और बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाइए। स्टेम इन्फिनिटी लाइफ फाउंडेशन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, और उम्मीद है कि हम आने वाले 10 सालों में समाज में, शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। नमस्कार।